With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello everyone, I am Pavan Kumar Goel and I have secured All India Rank 28 in Civil Services Examination 2023 and मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा, बट उसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं मूलतः देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ एंड मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया है एंड कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने अपनी सिविल सेवा परीक्षा की प्रिपरेशन चालू की थी। इस प्रिपरेशन के दौरान मुझे 2019 परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 131 थी और मुझे IRS इनकम टैक्स अलॉट हुआ था एंड उसके पश्चात मैं IRS ऑफिसर की भूमिका में अभी भी काम कर रहा हूँ एंड काम करते हुए ही मैंने इस साल दोबारा परीक्षा दी थी और मुझे सफलता मिली और मेरी रैंक 28 आई। तो सबसे पहली बात जो आती है जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन भी तैयारी हो सकती है। देखिए, आप कोचिंग से भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों जगह ही अब माध्यम से अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास अब अवेलेबल कि कोई इशू ही नहीं है। कोचिंग जाने के अपने फायदे हैं, जैसे कि आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा अगर आप कोचिंग जाते हैं और आपका एक ग्रुप बन सकता है, तो वो एक दो फायदे हैं जो मुझे लगता है कोचिंग जाने से होते हैं। पर अगर आप कोचिंग नहीं जाना चाहे तो अभी ऑनलाइन भी इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन भी। जैसे मैं क्या करता था, क्योंकि अभी मैं इस साल में वर्क करते हुए मैंने एग्जाम दिया तो मेरे पास टाइम नहीं था कोचिंग ज्वाइन करने का फॉर्मली, तो आप सीधा आपको कुछ भी अगर सर्च करना है यूपीएससी से रिलेटेड तो आप गूगल पे जाइए, वो टर्म लिखिए और आगे बस यूपीएससी लिख दीजिए। तो क्या होगा, आपको जो वो टॉपिक है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको बस 3-4 लिंक आ जाएंगे। तो उन लिंक्स पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियोस भी देख सकते हैं आप। तो आज के समय में ऑनलाइन रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। तो जैसा भी आपको लगता है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है या आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, या आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा कोचिंग ज्वाइन करना, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप करिए। रिसोर्सेज इक्वल क्वालिटी के दोनों ही जगह अवेलेबल है। अब अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं, क्योंकि प्रीलिम्स अब मुश्किल से 1 महीना दूर है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी क्योंकि समय कम है, पहले मैं आता हूं कि जो 30 दिन में जो अभी लोग प्रीलिम्स दे रहे होंगे उनके लिए, और उसके बाद मैं लंबी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें ये जरूरी है कि क्योंकि समय कम है तो कोई नया रिसोर्स मत आप फॉलो करिए। जरूरी है कि आप सबसे पहले PYQ सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी कैसे ऑप्शंस फ्रेम करते हैं और कैसे गलत ऑप्शंस होते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन से डेवलप हो जाते हैं जब हम बहुत सारे PYQs करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं, तो कि कौन सा ऑप्शन सही है एंड कौन सा गलत है। दूसरी बात, PYQs के बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी खाली नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो कम से कम अगर आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने आप दीजिए। उससे आपको क्या होगा, आपको एग्जाम में आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे, कि मॉक में भी अक्सर क्या होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, वो भी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो हमें टेंशन होती है कि अरे मुझसे तो पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बाकी लोगों से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस एंजाइटी से कोप अप करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद आपको आइडिया लगता है कि एलिमिनेट कैसे करें, और अब मॉक देते देखते आप एक स्वीट स्पॉट पे आ जाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो करिएगा कि अभी आप रिवाइज करिए जो भी आपके रिसोर्स, आपके पास नोट्स है, जो भी आपने पढ़ा है, कि आप 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर जो हमने पढ़ा अगर हम एग्जाम में याद नहीं तो उसे पढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि हम गलत मार्क करके आएंगे आंसर्स।
तो रिवाइज करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और मॉक टेस्ट दीजिए इस समय। एंड जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो इस विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि आप कितना भी तैयार कर लीजिए, हमेशा यूपीएससी कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लेगा, ठीक है। कई बार ऑप्शंस चेंज कर देगा, जैसे आजकल ऑप्शंस यूपी एक नया ट्रेंड चालू है, यूपीएससी एलिमिनेशन मुश्किल करने के लिए 1 ऑप्शन करेक्ट, 2 आर करेक्ट, 3 आर करेक्ट ऐसे बना देता है। ये कई बार क्वेश्चंस हो गए जो आपने पढ़े नहीं। तो हमेशा इस विश्वास के साथ जाइएगा पेपर में कि अगर मेरे लिए टफ है तो सभी के लिए टफ है, अल्टीमेटली रिलेटिव है। जैसे पिछले साल क्योंकि टफ था पेपर तो कट ऑफ 75 पे गिर गई। तो अपना कूल नहीं खोना है पेपर में, एंशियस नहीं होना है और अपना टेम्परामेंट बनाए रख के अगर आप कूलली अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो आप जो भी अपने स्ट्रैटेजी आपने सोची है उसे आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये चीज। अब आते हैं उन एस्पिरेंट्स पे जो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं यूपीएससी की। तो अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास अभी 1 साल है प्रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा बेसिक बुक्स पढ़िए। आजकल आपको बेसिक बुक्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मुझे लगता है पर्सनली, मैं डेली अखबार पढ़ता था और मुझे लगता है कि आपको एक वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनाता है। और कई बार क्या होता है, यूपीएससी कुछ टर्म पूछ लेता है जो कहीं किसी भी आपके कोचिंग के मटेरियल में नहीं होगा, या बहुत सारे रिवीजन मटेरियल जो साल के एंड में आते हैं पीटी 365 उनमें नहीं होगा, तो टर्म्स आपको मिल जाते हैं न्यूज़पेपर से। आप थोड़ा एडिटोरियल पढ़ेंगे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के, तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड होगे, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, तो वो होगा। तीसरी चीज क्या होता है कि सेम बार बार कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो बार बार आता रहता है न्यूज़पेपर में, तो कहीं ना कहीं वो हमारी मेमोरी में बस जाता है। और हम अलग अलग लोगों से, मान लिया एडिटोरियल पढ़े, तो अलग अलग व्यू पॉइंट से हम उस टॉपिक को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो उससे हमारी एक थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है और आंसर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली मेंस में कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। एंड तीसरी चीज ये है कि ऑप्शनल पे भी ध्यान दीजिएगा। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक बार अपना बेसिक बुक पढ़े एंड थोड़ा 1-2 महीने के टाइम के बाद लगा के कि उनको कौन से सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करें। एंड कोशिश करें कि उस ऑप्शनल को भी प्रीलिम्स से पहले एक बार पढ़ ले, एटलीस्ट मोटा मोटा दोनों पेपर पढ़ ले, जिससे आप कंफर्टेबल हो सब्जेक्ट के साथ। अब आते हैं कि पूरे साल भर कैसे प्रीलिम्स के लिए हम कर सकते हैं प्रिपरेशन। एक तो आपकी बेसिक बुक्स हो गई, उसके अलावा आपको नोट जरूर बनाइएगा आप, कि नोट्स क्या होता है कि एंड में आके आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं। आपके पास हमेशा जब भी आप नोट बनाएंगे, आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ, कि मैं आखिरी महीने क्या पढ़ूंगा, आखिरी हफ्ते क्या पढ़ूंगा और आखिरी दिन क्या पढ़ूंगा। सो आपके नोट्स उसी हिसाब से होने चाहिए, उसी लेंथ के होने चाहिए। और आपको जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं भूल सकता हूं, तो उसको आप आखिरी दिन के लिए रखिएगा। सो नोट्स आप बनाना चालू करिएगा। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, IAS बाबा या और भी कोई वेबसाइट्स है जो डेली एमसीक्यूज निकालती है। तो अगर वो डेली एमसीक्यूज अगर आप करना चालू करेंगे, इनिशियली नहीं होगा आपसे, बट इससे हताश नहीं होना है। आप इससे एक नॉलेज एनरिचमेंट एक्सरसाइज समझिए और एमसीक्यू से चीजें सीखिए। तो अगर आप वो पूरे साल भर भी एमसीक्यूज करते रहेंगे तो धीरे 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 करके आपको एक नैक डेवलप हो जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सो आप ये कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी इससे पहले जस्ट पहले नोट्स की इंपॉर्टेंस बता रहा था, तो ये नोट्स आपको प्रीलिम्स के में भी काम आएगी। वो प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और मेंस के कैसे बनाते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्या करता था आखिरी दिन, कि मुझे जैसे रामसार साइट से याद नहीं होती थी, या कुछ बायोस्फीयर रिजर्व की कोई टिपिकल कुछ उनका फीचर है वो है, ये मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में कोई थिंकर है जिन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, या कोई न्यूज़पेपर है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो मुझे लगता था कि लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट भी है, प्लस मैं भूल भी जाऊंगा, तो मैं आखिरी दिन के लिए रखता था वो करने के लिए। वैसे ही 1 हफ्ते पहले क्या होता था, 1 हफ्ते पहले ये होता था कि जो भी टॉपिक्स है सब्जेक्ट अलग अलग, उनके मेजर टॉपिक्स है चैप्टर्स पढ़ लेता था मैं, ये करता था। 1 महीने थोड़ा कुछ और होगा। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आपको अगर कुछ नहीं आता है तो मैं क्या करता था, तो उन मॉक टेस्ट के भी छोटे छोटे नोट्स बना लेता था हर क्वेश्चन के। कि मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिपोर्ट लॉन्च की, मान लीजिए मुझे नहीं पता, तो बस मैं 1 लाइन का मैं पॉइंट लिख दूंगा अपने नोट्स में, तो उनको मैं रिवाइज करता रहता था। तो एक नोट मेकिंग जो एक्सरसाइज है, ये एक ईयर लॉन्ग एक्टिविटी है जो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी, प्लस आप इन रिपोर्ट से ये जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स है इनको मेंस में भी यूज कर पाएगी अपने आंसर एनरिचमेंट के लिए। प्रीलिम्स में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है
कि आप कितने भी अच्छी नॉलेज हो क्या हो, आपको मैंने देखा कि अक्सर आपको 35-40 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। बट अगर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे तो सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, बट वो आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। वो आपको खुद अपने स्वीट स्पॉट ढूंढना चाहिए कि आप कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, कितने नेगेटिव हो रहे हैं, और उस हिसाब से आप पेपर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। बट फिर सवाल आता है, आपको कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट गेस तो करना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंट गेस कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑप्शन आपको बहुत ही अलग सा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगेन जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई एक रिपोर्ट है, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिलीज किया है। एक ऑप्शन आता है वर्ल्ड बैंक, एक आता है IMF, दूसरा आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड चौथा आता है कोई एक अलग सा नाम जो आपने आज से कभी सुना ही नहीं। तो जस्ट एक एग्जामिनर की आप साइकोलॉजी समझिए कि कोई भी अलग सा ऑप्शन, एक मुश्किल सा ऑप्शन हो, ठीक है, वो उसके लिए मेकअप करना बड़ा मुश्किल है। एंड में मतलब अगर आप देखिएगा वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसको 3 गलत ऑप्शन भी तो फ्रेम करने पड़ेगी। तो गलत ऑप्शन हमेशा फ्रेम करना बहुत मुश्किल है, और चांसेस होते हैं कि इंसान जो बहुत कॉमन नेम्स है वही डाले उनमें। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप अगर वर्ड्स पे ध्यान दें, अगर हम वर्ड्स को ब्रेक करके आप कुछ सेंस बना सकते हैं। कि मान लीजिए कि एक बार आया था क्वेश्चन एक प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, तो उसमें एक ऑप्शन था कोडाई कैनाल। तो अगर वर्ड कोडाई कैनाल को ब्रेक करेंगे तो कोडाई और कैनाल, सो कैनाल इज मैन मेड, तो ऐसे करके। तीसरी चीज अगेन जो कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, अक्सर वो गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक एक्सेप्शन होते ही है। चौथा अगर आ जाते हैं साइंस एंड टेक की अगर बात करें, तो साइंस एंड टेक में अक्सर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज सपोज फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सो एंड सो टेक्नोलॉजी, XYZ टेक्नोलॉजी। तो अब कैसे एग्जामिनर को पता कि एक पर्टिकुलर फील्ड में उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है? अगेन ये जो मैंने बोला ये सब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एंड ये मल्टीपल रिवीजन या मल्टीपल मॉक टेस्ट को सॉल्व करने को, ये इन जनरल मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बस है कि अगर आप इन सब को अगर कोशिश करेंगे कुछ टिप्स को, तो क्या पता आपको एक्स्ट्रा कुछ बोनस मार्क्स मिल जाए, और जितने भी मिल जाए वो बोनस ही है, क्योंकि इन एनी केस हमें पता नहीं था कि उनका सही आंसर क्या है। सो इससे आप अपना थोड़े मार्क्स इंक्रीज करने के लिए कोशिश करिएगा इन टिप्स को यूज करने की, बट इन पे आप कंप्लीटली रिलाई मत करिएगा। अब इसके बाद आते एग्जामिनेशन के दूसरे पड़ाव पे जो है मेंस। तो अब मेंस की कैसे तैयारी करी जाए आता है सवाल। तो देखिए मेंस में जैसे आपको पता होगा एक ऐसे का पेपर, 4 GS के पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं टोटल, और इसके अलावा 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। सो सबसे पहले अगर हम ऐसे पे आ जाए, ऐसे पे इस बार मतलब ऐसे हमेशा ही थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, एंड आपने देखा भी होगा कि आजकल ट्रेंड चला है फिलोसफिकल एसेस का। तो सबसे पहले मैं करूंगा कि जो भी आपको पता है जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स है जिनके एसेस में अच्छे नंबर आए हैं, आप उनके एसेस की बुक पढ़िए, उनके आंसर्स पढ़िए। ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे के लिए, और कैसे ऐसे लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ये आता है कि नॉर्मली ऐसे मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, ठीक है। आप कोट्स का इस्तेमाल करिए, आप केस स्टडीज यूज करिए, आप पोएम कर सकते हैं यूज, बट हमेशा जब भी आप इन सबको यूज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐसे में होता है वो कॉन्टेक्स्ट, आपको उससे हटना नहीं है। इट शुड बी कॉन्टेक्चुअल। अब जरा सा भी टॉपिक से हटे सो इट इज सीवियरली इनलाइज्ड इन ऐसे। सो अगर आप नॉर्मल ऐसे लिखेंगे तो आपको एवरेज नंबर मिलेंगे, बट मान लीजिए कि आपने कुछ जबरदस्ती कोई कोड घुसाया के चक्कर में अगर आप रहेंगे जिसका कुछ रेलेवेंस नहीं है टॉपिक से, तो उल्टा आपको कम नंबर मिलेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, क्योंकि आजकल फिलोसफिकल ऐसे जरूर आते हैं, आप प्रैक्टिस करिए फिलोसफिकल एसेस की। उसके साथ ऐसा नहीं कि आप GS के नॉर्मल ऐसे उनके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, उन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या पता ऐसा हो कि जिस साल आप एग्जाम दे उस साल पैटर्न चेंज हो जाए। और ऐसे जो है आप अपने दोस्तों को भेजिए, खासकर मैं कहूँगा उन लोगों को भी दिखाइए जो अभी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखे कि जो भी हम लोग एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, हम लोगों को थोड़ा सोचने का तरीका एक हो जाता है, हमारे एग्जाम्पल्स एक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बायस आ जाता है, और हम लोग अगर कोई बहुत ऑब्वियस कोई गलती करे तो हम लोग उसे बता नहीं पाते, कहीं ना कहीं एको चैम्बर सा बन जाता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा इससे की तैयारी करते वक्त। अब आते हैं GS1 में। GS1 में आप सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें आपको ये देखना चाहिए कौन से पोर्शन की वेटेज ज्यादा है।
जैसे ऑलमोस्ट 110 मार्क्स मैंने देखा है ज्योग्राफी के आ ही जाते हैं हर साल आउट ऑफ 250। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ज्योग्राफी हो जाता है हमारा, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तब उस पर क्या कैसे तैयारी करें ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी में तो फिजिकल ज्योग्राफी पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी जरूर काम आएगी। मान लीजिए कई बार होता है हम क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ते तो कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। अब मृणाल के वीडियोस देख सकते हैं ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के, या आप पीएमएफआईएस के देख सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं आप, तो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप मैप्स बनाने की कोशिश करिएगा, क्या मल्टीपल मैप्स बना सकते हैं कुछ भी अगर आता है आपके पास तो। मान लीजिए, और आप ये मैप्स बेसिक मिनरल्स के मैप हो सकते हैं। कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट भी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ज्योग्राफी में, पूछ लेते हैं तो कि कौन से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, कौन से अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, उसके मैप बना सकते हैं। तो मैप बनाने से मुझे लगता है बहुत वैल्यू एडिशन होता है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में क्या हो सकता है कि आप कोई वर्ल्ड के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इंडिया के तो जवाब दीजिए ही, उसमें एग्जाम्पल कोट करिए, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ आप एग्जाम्पल आप उसमें कोट करेंगे, उससे आपके और आंसर एनरिच होगा। अब आते हैं बाकी पोर्शन पे। मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आप जब इनको आंसर करें उसे स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए आप उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्री 1857, पोस्ट 1857, ठीक है, आप ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। या आप अलग अलग एराज में भी बांट सकते हैं, 100 ईयर्स के, 50 ईयर्स के आप बांट सकते हैं, कि पोस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप बांट सकते हैं, 1940 टू 1947 आप बांट सकते हैं। ऐसे आप स्ट्रक्चरिंग भी अलग अलग कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर आते हैं एंशिएंट से पूछ सकते हैं, मिडीवल से पूछ सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा पूछा जाता है सवाल। वो टेम्पल आर्किटेक्चर हो सकता है, न्यूमिस्मैटिक्स हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है उस पर फोकस करिए। आप इनमें भी आप मैप बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको दिखाना है कौन कौन सी न्यूलिथिक केव पेंटिंग्स है, तो आप वो इंडिया का मैप बना के दिखा सकते हैं कि अच्छा भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में है, या बाकी जगह जहाँ पे भी है, तो वो मैप दिखा के आप बता सकते हैं। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जैसे इसमें आप होगा कि ये सब तो हम काफी सारी चीजें प्रीलिम्स से पढ़ते हैं, पर जो दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, रादर तीन आई से, ठीक है, एक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। आप इस पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इनमें हार्डली कुछ सवाल पूछा जाता है। मुश्किल से इन दोनों टॉपिक से शायद एक सवाल आएगा, मिला के एक भी नहीं आएगा। तो जो मेजर टॉपिक्स है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप रेवोल्यूशंस पढ़ सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। ये आपको मोटा मोटा आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पता, आपको बेसिक क्रोनोलॉजी पता, तो सिर्फ आंसर लिख सकते हैं, ऐसा ना आप खाली छोड़ के आए। और वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आपको मेजर चीजें पता हो। मतलब इनमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज्यादा टाइम मत लगाइएगा क्योंकि इनका आउटपुट बाय इनपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। फिर आते सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, तो इसमें मुझे स्मिता शाह मैम है, उनके वीडियोस है कुछ, वो विजन आईएएस में पढ़ाती थी, तो उनके ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर फ्री। तो उनको देख के मुझे काफी हेल्प मिली, मैंने उससे कुछ नोट्स बनाए, तो वो काफी अच्छा मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला कि आप कैसे आंसर्स को और एनरिच कर सकते हैं। तो आप उनको भी आप एक बार उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आते हैं जीएस2 में। जीएस2 में बेसिकली तीन ब्रॉड हिस्से हैं, एक पॉलिटी, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड तीसरा आता है आपका गवर्नेंस। पॉलिटी में कैसे करिए, पॉलिटी में आप ये कर सकते हैं कि आप आर्टिकल्स कोट करिए, ठीक है, आप कमिटीज कोट कर सकते हैं, लॉ कमीशन की आप कोट कर सकते हैं फाइंडिंग्स, आप कुछ फाइनेंस कमीशन की फाइंडिंग्स कोट कर सकते हैं, आप मान लीजिए आप जजमेंट्स कोट कर सकते हैं कि सवनंदा भारती, ये कोई और भी जजमेंट जो आप उनको कोट कर सकते हैं, जजेस को कोट कर सकते हैं। कई बार न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं आपको जिससे पहले कह रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ने का ये जो बहुत एक फायदा होता है वो ये होता है कि आपको ना कोई जज ने कुछ कहा तो वो आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो उससे आप अगर वो मेंस में लिखेंगे वैल्यू एडिशन होता है। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो तो आप उनकी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपके आंसर्स की जो है, आपके आंसर स्टैंड आउट करेंगे बाकी लोगों के आंसर से। सेकंड आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या है, आप जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कोट कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ कहा। आप मैप बना सकते हैं, मान लीजिए आपसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूछ लिया तो आप उसका मैप बना के दिखा सकते हैं आप, ठीक है। या आप कुछ भी, आप चाबहार पोर्ट के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उसका मैप बना सकते हैं कि कैसे वो इंडिया को हेल्प करेगा ईरान के थ्रू पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान तक जाने में। ये सब मैं आपको एग्जांपल दे, तो इन सब चीजों से वैल्यू एडिशन हो सकता है कुछ, ये हो गया।
आप प्राइम मिनिस्टर को कोट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा होगा, तो इन सब चीजों से आपके आंसर स्टैंड आउट करेंगे। अब तीसरी चीज आती है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशन में, जो भी मेजर मेजर कंट्रीज है, कि मान लीजिए चाइना हो गया, ठीक है, यूएस हो गया, या और भी कोई कंट्री, रशिया हो गया, इसराइल हो गया, इन सब के आप एक पेज के नोट्स बना सकते हैं कि मेजर इनके साथ चैलेंजेस क्या है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनके साथ इनिशिएटिव्स ले रही है, कैसे कोलैबोरेट कर रही है, या कुछ डिफरेंसेस है तो उनको कैसे वो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरकम करने के लिए। तो आपके पास एक एक पेज के नोट्स हो गए, तो आप उनको ही रिवाइज करते रहिए। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में मानते लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि इसमें इश्यूज काफी समय से वही चल रहे हैं इश्यूज, एंड लिमिटेड है। आपको पता है मेजर कंट्रीज कौन सी जो इंडिया पे इम्पैक्ट कर रही है, एंड आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, मेजर मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो गई, WTO होगी, WHO होगी, यूनेस्को हो गई, इनके ऊपर भी आप आधा आधा पन्ना का अगर आप ये भी लिख देंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ले और इंडिया इनमें कैसे हेल्प कर रही है इनके गोल्स को अचीव करने के लिए, ये इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उससे आपके आंसर और अच्छे हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे, गवर्नेंस पे। अगेन गवर्नेंस पे ये कंप्लीटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, हेल्थ, एजुकेशन, या बाकी भी कोई आपकी स्कीम्स हो गई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हेल्थ हो गया, तो आप इसमें आप SDG कोट कर सकते हैं, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोट कर सकते हैं, आप कोई कमिटी कोट कर सकते हैं, कोई डेटा डाल सकते हैं, कोई एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो इन सब चीजों से आप अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं, ये है। और पर अगर आपको इसके लिए बेसिक फाउंडेशन है, तो बेसिक फाउंडेशन या तो आप अखबार पढ़ के करिए, या जो भी आपकी मेंस 365 आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी करंट अफेयर्स का आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे इस सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड GS पेपर में, GS3। इसमें आता है सबसे पहले इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब इन सब के लिए एग्रीकल्चर हो गया। अब इन सब के लिए क्या कर सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप बजट जरूर पढ़िएगा, बजट स्पीच सुनिएगा जो फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, आप उनसे नोट्स बना सकते हैं और आप उनको कोट कर सकते हैं, उन स्कीम्स को कोट कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है वो कोट कर सकते हैं। आप डेटा कोट कर सकते हैं कि GDP ग्रोथ कितनी थी, इन्फ्लेशन कितना था, ये बाकी कोई भी मैटर, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, की कुछ भी जो भी रेलेवेंट डेटा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो कोट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है इससे कोट कर सकते हैं। तो और जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, तो जैसे कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए मेगा फूड पार्क्स के ऊपर आ गया, ठीक है, तो मैप बना के बता सकते हो उस मैप पे कि कहाँ पे मेगा फूड पार्क प्रपोज्ड है अभी, तो वैसे आप कुछ आंसर को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आता है इसके बाद सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये अगेन ये सारे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। इन सबकी बेस्ट अप्रोच क्या है कि जो भी मेजर इश्यूज है, आप मेंस 365 पढ़िए तो आप उसमें ही हाईलाइट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। मैं आपको थोड़ी देर में बता भी दूंगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता था, और आपको अगर सही लगता है तो आप वो भी आप खुद के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप जहां तक ये 3-4 टॉपिक का सवाल है, इनमें बेस्ट है कि आप एक एक पन्ने के नोट्स बनाइए, और जो भी करंट अफेयर्स में आजकल जो चल रहा है, आजकल जो मेजर चीजें हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। तो इससे आपकी प्रिपरेशन होगी कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है, मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, या सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए, या डिजास्टर से डील करने के लिए आप ये कर सकते हैं, या क्या चैलेंजेस है इन सबको अडॉप्ट करने में। तो आप ऐसे पूरे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं एथिक्स पे आने से पहले इन जनरल में बताऊंगा कि GS, इन तीनों GS पेपर के लिए मैं कैसे नोट्स बनाता था। मैं देखा होगा नॉर्मली हमारे जो लिखने का तरीका होता है मेंस में, वही होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी आती है, उसके बाद कंक्लूजन आता है एंड में। तो मैं अपने नोट्स भी उसी फॉर्मेट में बनाता था। सबसे पहले मैं एक पेज में मैं 1 या 2 पेजर नोट्स बनाता था हर टॉपिक पे जो भी सिलेबस पे लिखे है। तो उसमें सबसे पहले मैं फैक्ट्स लिखता था, कि हेडिंग डालता था कि फैक्ट क्या है इसको रिलेटेड, आप उसे इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लिखता था कि चैलेंजेस क्या है, ये प्रो या कॉन्स क्या है। उसके बाद उसके 4-5 पॉइंट आते थे, फिर सॉल्यूशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, प्रोस क्या है, एक ही हेडिंग ये होती थी मान लीजिए, उनके 4-5 पॉइंट लिखता था। उसके बाद स्टेप्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए, उसके 2-3 पॉइंट, वे फॉरवर्ड और फिर कंक्लूजन। सो ऐसे करके मेरे हर टॉपिक पे 2 लाइन हो जाती थी, 2 पेजेस हो जाते थे। अब फैक्ट्स पे मुझे डेटा मिल गया उस टॉपिक पे, चैलेंजेस में मुझे पता चल गया क्या क्या प्रॉब्लम्स है लिखने के लिए, वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या, वो लिख दिया कि स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या स्कीम्स ली है, या कोई NGO क्या कर रहा है अभी, या कोई केस स्टडी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप किसी कमेटी का नाम लिख सकते हैं कि सो एंड सो कमेटी ने ये रिकमेंड किया था,
आप ये फॉलो कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन में आपको एक ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे सकते हैं कि आप कैसे इन सब स्टेप्स को लेके फॉलो करके आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इन जनरल हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। सो आप अगर आप ऐसे जो भी टॉपिक्स है सिलेबस में, अगर आप उनके ऊपर एक एक दो दो पढ़ने का नोट बना लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ अगर मैंने ये 2 पढ़ने पढ़ लिए तो मेरा पूरा टॉपिक कवर हो गया, मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं। एंड दूसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेंस में प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है हमारा, पर जो मेंस है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। एंड मेंस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हाउ आर यू एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 3 hours व्हाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। तो हमारा मेन फोकस है कि हम 3 घंटे में पेपर सॉल्व करें, आपको 50 पन्ने भरने होंगे, तो उसके लिए ऐसा होता है हार्डली आपको कुछ सोचने का टाइम मिलता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा कि एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा और क्या क्या उसमें कंटेंट है। तो अगर हम नोट्स ही उस फॉर्मेट में बना लेंगे कि हाँ कि क्वेश्चन के आंसर्स के फॉर्मेट में जैसे लिखने, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको सोचने में कम टाइम लगेगा और कंसाइज होगा। ऊपर से क्या होता है, हमने देखा हम बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, बट वो एंड में क्या होता है, जब तक हम लिखते नहीं एक जगह पे कि क्या क्या कॉन्क्रीट पॉइंट्स है, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता था, या हम उससे प्रॉपर एक फ्लो में नहीं ला पाते, वो एक इशू हो जाता है। तो नोट्स बनाने से ये हेल्प होती है। एंड एक और चीज आप देखेंगे कि हमारे पास ना, हमें पहले लगता है कि हम लिखेंगे कैसे आंसर। जब आप पहले इनिशियली लिखना चालू करेंगे आपके पास 2 बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपके पास लिखने के लिए ज्यादा होगा, जगह कम होगी और समय कम होगा। तो नोट्स बनाने से आप जो हाई वैल्यू पॉइंट्स है आप उनको मतलब सेपरेट कर पाएगी जेनरिक पॉइंट से, और वो आप अगर लिख देंगे तो आप तुरंत रिकॉल करके आप अपनी क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। ये है। अब आते हैं इसके बाद चौथा एथिक्स पे, GS4 पे। GS4 के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं थोड़े थ्योरेटिकल आंसर्स, क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद आते हैं केस स्टडीज। सो केस स्टडीज में मैं कहूंगा आपको कि जो भी आपके पुराने टॉपर्स हैं, इनफैक्ट पूरे एथिक्स के पेपर के लिए मैं कहूँ जो पुराने टॉपर्स के आंसर्स है वो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एथिक्स नॉलेज से ज्यादा कैसे आप लिखते हैं आंसर, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप वो देख लेंगे कि केस स्टडी का क्या तरीका है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या उसका फॉर्मेट है, कैसे लिखना चाहिए, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। मैंने पर्सनली इसमें जब मैंने मेरा स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स थे तो मैंने लुकमान आइस से अंसारी सर का 2 हफ्ते का क्रैश कोर्स किया था, तो उसने मुझे काफी फायदा किया था कि सर ने जो पूरा फॉर्मेट बनाया था कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए, तो मैंने उससे ही फॉलो किया और काफी बेनिफिशियल था वो। पर आप ऑनलाइन भी जाके किसी भी आप कर सकते हैं, किसी भी टॉपर का देख लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही अप्रोच रहती है। दूसरा आते हैं थ्योरेटिकल आंसर्स में। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपके पास बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं, इंटीग्रिटी, प्रोबेटी, टेम्परेंस, अलग अलग है बहुत सारे, उन सब जो डेफिनेशंस है आप उनको 2-3 लाइन में डेफिनेशंस को लिखिए और उनके एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल अपनी निजी जिंदगी से लिख सकते, एग्जाम्पल आप किसी ग्रेट पर्सनैलिटी की जिंदगी से लिख सकते, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो एथिक्स में क्या मैंने देखा कि अगर आप खाली थ्योरेटिकल लिखेंगे, बस ये फिलोसफिकल लिखेंगे, तो उतना मजा नहीं आता। वो आप लिखिए जरूर, बट उससे जितना आप एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट कर सकते, जितने आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते खुद की जिंदगी से या किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी की लाइफ से, तो उतना अच्छा होता है वो आंसर। आप कोड भी यूज कर सकते हैं आंसर्स में एथिक्स का आंसर लिखते वक्त। एंड जैसे आजकल क्या आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको फिलोसफिकल कोड दे देंगे एक्सप्लेन करने के लिए, तो जब वो कोड देते हैं तो आप उस कोड को तो एक्सप्लेन करिए, बट उसमें कोशिश करिएगा जो की टर्म्स होते हैं एथिक्स के वो जरूर डालिए। आप उनमें आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। और मैंने जो किया था इस बार कि मैंने तो उन कोड्स में मान लीजिए किसी और ग्रेट पर्सनैलिटी का कोई और कोड भी है जो उससे रेलेवेंट है, तो वो भी मैंने यूज किया था। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब एंड में आते हैं कि अगर इस सबको मैं पूरा समराइज करूं कि व्हाट इज मेंस ऑल अबाउट, मैंने जैसे पहले ही किया था, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मेंस इज ऑल अबाउट कि हाउ आर यू एबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर व्हाइल कंप्लीटिंग द पेपर विद इन 3 hours। तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इस पे मतलब मैं इसे ओवर एम्फेसाइज कर ही नहीं सकता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप आंसर राइटिंग करिए, ठीक है, रेगुलरली करिए, और आपको आदत होनी चाहिए कि आप 3-3 घंटे के 6 घंटे के पेपर आप लिख सके एक दिन में। पर ये जरूर याद रखिएगा कि ऐसा भी नहीं करना कि हमने बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी या नोट्स नहीं बनाया और पहले ही आंसर राइटिंग पे आ गए। हर चीज यूपीएससी की जर्नी मैराथन की तरह है। एंड जैसे कि कहते हैं कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप,
तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले गए तो ये जर्नी पूरी हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले बेसिक बुक जरूर पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिएगा। एक बार वो हो जाए तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग जरूर करिएगा, उसे नेग्लेक्ट मत करिएगा प्लीज। आप जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको सोचने में कम टाइम लगेगा और आपकी रिटेंशन पावर भी इंप्रूव होगी और आपकी आंसर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और वैसी आप स्ट्रैटेजी भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, कि जैसे मैंने देखा था क्या होता था कि 10 मार्कर्स फॉर एग्जांपल, जब मैंने पहले मॉक दिया तो मैं देखता था 10 मार्कर्स तो मैं बड़े अच्छे लिखता था, बट 15 मार्कर्स आते आते तो टाइम इतना कम होता था, मैं उनके साथ जस्टिस ही नहीं कर पाता था। तो मैंने फिर 15 मार्कर्स पहले अटेम्प्ट करने चालू करे, ठीक है, और उसके बाद 10 मार्कर करना चालू किया मैंने अटेम्प्ट। तो इससे क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि आप ऐसे मॉक टेस्ट देते रह गए तो कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, वैसे आप अपने हिसाब से उससे टेलर कर सकते हैं टू सूट योर नीड्स एंड प्रिपरेशन, सो दैट आप मैक्सिमाइज कर सके अपने मार्क्स को। अब आते हैं मेंस के बाद आता है इंटरव्यू की बारी। देखिए इंटरव्यू में जैसे कहते हैं नो दाई सेल्फ, कि सबसे जरूरी होता है इंटरव्यू में आपकी खुद को जानिए। एंड मुझे लगता है पूरी प्रिपरेशन का सबसे एनलाइटनिंग स्टेज होता है इंटरव्यू, क्योंकि आपको लगता है खुद के बारे में जानते हैं, बट जब आप उसकी प्रिपरेशन चालू करते तब आपको रियलाइज होता है कि मैंने तो कभी इंट्रोस्पेक्ट इतना किया ही नहीं खुद के बारे में। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरा फेवरेट पार्ट है पूरी उसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का अगर कहा जाए तो। इसमें एक डैप आप भरते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका एक एक वर्ड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, उससे ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उसकी, एंड उसके ऊपर आपको हर तरीके से जितना सोच सकते हैं डाइवर्स क्वेश्चन वो प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज अब डैप भरिए। अगेन मैं इस पे आई कांट ओवर एम्फेसाइज दिस पॉइंट ऑल्सो कि आप झूठ कुछ मत लिखिएगा प्लीज, क्योंकि जो भी पैनलिस्ट है वहां पे, जो भी आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे वो, ना आप जस्टिफाई कर पाएंगे झूठ को, और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो देन तो भी वो पकड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डैप आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है, कोई भी मैं बोलता था लोगों को मुझसे आप सवाल पूछिए और मैं उसका जवाब देता था, बट अब उस चक्कर में क्या होता था कि मैं कभी कुछ जवाब दे रहा हूँ, कभी कुछ दे रहा हूँ। तो हमेशा बेस्ट क्या होता है कि आप जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो आप उनके ना लिख लीजिए आंसर्स। लिखने से क्या होगा कि जब हम लिखते हैं, मैंने देखा ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, आपको पता चलता है कि आपको खुद समझ में आएगा कि यार मुझे तो क्लैरिटी थी नहीं इस बारे में। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे अपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं असल में क्या सोचता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अगेन कई बार क्या होता है लोग इंटरव्यू को उतनी मेहनत नहीं करते जितना मेंस या प्रीलिम्स में करते, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, आप उसमें भी नोट्स बनाइएगा, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन लगते हैं, भले डैप हो, भले जनरल क्वेश्चन जो होते हैं, उन सबको आप जरूर कुछ लिखिएगा, भले बुलेट पॉइंट लिखिए। तीसरी चीज, जब आप इंटरव्यू का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी कॉन्शियस मत होइएगा। कई बार होता है कि हमें अगर नहीं पता आंसर तो सीधा बोल दीजिएगा सर सॉरी आई डोंट नो। वो अप्रिशिएट करते हैं पैनलिस्ट, रादर देन कि हम गोल मोल करें आंसर को, या इफ यू ट्राई टू बीट अराउंड द बुश, दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड। तो उनको भी अच्छा लगता है कि अगर कोई फोर्थ राइटली बोल दे कि नहीं पता। एंड चौथी चीज, जब हम मॉक देते हैं, अक्सर मॉक जो होता है उनका फीडबैक मुझे लगता है इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब हाँ, आप जरूर उनका फीडबैक लीजिए, जो आपको लगता है काम का उस पर आप वर्क करिए, जो आपको लगता है नहीं आपके काम का नहीं उसको मत करिए, क्योंकि असल में जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है सिविल सर्विसेज का, वो बहुत अलग होता है जो मॉक होता है उससे। एंड मतलब दृढ़ विश्वास के साथ जाइए और आपको अच्छा जाएगा इंटरव्यू। अब आता है इसके बाद मैं कुछ जेनरिक पॉइंट्स है उसके बारे में थोड़ा मैं फोकस करना चाहूंगा। ठीक है, एक तो है कि यूपीएससी जो है वो एक नॉलेज का टेस्ट तो है, बट उसके साथ प्रैक्टिस का टेस्ट भी है। भले ही प्रीलिम्स हो, भले ही मेंस हो, या फॉर दैट मैटर इंटरव्यू भी हो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अक्सर कहा जाता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे और आप उतने ही कंफर्टेबल होगी पेपर को अटेम्प्ट करने में। दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी पेपर करें, कभी भी नर्वस नहीं होना, कभी भी ये नहीं लगना कि मुझे नहीं पता या बाकी लोगों को पता है मुझे नहीं आता, यह फीलिंग कभी डेवलप मत होने दीजिए। जब आप पेपर करें तो हमेशा पेपर पे ही फोकस रखिएगा 100%। तीसरी चीज जो एक है जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे साथ ये बहुत होता था। ठीक है, एक ये है कि अक्सर क्या होता है हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, कुछ खोलते हैं, मतलब अगर मैं डूज एंड डोंट्स पे हूं बेसिकली, अगर एक डोंट्स में अगर कहूं आपको, तो एक डोंट्स ऐसा है कि जैसे मैं यूट्यूब खोलता तो मुझे लगता है मैं वो कोई पढ़ाई का वीडियो देखता हूँ,
और वो वीडियो तो मैं देखता था, 10 चीजें और रिकमेंड होती थी, ठीक है, कोई नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर आ गया, कुछ भी आ रहा है फॉर दैट मैटर, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स का हाईलाइट्स आ रहे, कुछ भी, तो वो देखने बैठ जाता था। तो मान लीजिए देखना था वीडियो 10 मिनट का, पर टाइम वेस्ट हो गया, 1 घंटा पता ही नहीं चला। तो हमेशा मतलब आप इंटरनेट यूज करिए, बट एक तरफ एक ये भी चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट से टाइम भी बहुत वेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं जरूर कहूंगा, प्लीज अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट मत करिएगा, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्वस्थ है तो ही आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, तो ही आप सिलेक्शन के बाद भी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सो प्लीज हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, एंड टू मेंटेन योर ओन सैनिटी, क्योंकि हम कमरे में बंद रहते हैं कई बार हम लोग, क्योंकि इतना लंबा एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, हम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, तो कुछ ना कुछ एक हॉबी रखिएगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी रखिएगा जिससे कम से कम 1-1.5 घंटा कमरे के बाहर है, ठीक है। आप शाम को जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, जो भी आपको टाइम परफेक्ट लग सकता है, वो वॉकिंग तक भी हो सकता है, वो दोस्तों से फोन पे बात भी करना हो सकता है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, बट प्लीज, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज जरूर करेगा जिससे आप कट ऑफ हो जाते हैं यूपीएससी की तैयारी से और आपको अनवाइंड होने का मौका मिलता है, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है कि मान लीजिए कम से कम 2 साल का है, 1 साल का प्रिपरेशन और 1 साल लगते प्रीलिम्स देने से लगभग फाइनल रिजल्ट आने में, तो उसमें एक बैलेंस लाइफस्टाइल बनाना बहुत जरूरी है। प्लीज सोइएगा, टाइमली सोइएगा, ठीक है, एंड 7-8 घंटे सोइएगा, मैं तो कहता हूं, क्योंकि आप 7-8 घंटे सोते हैं तो आपकी रिटेंशन भी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, ठीक है। आप सोइएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कुछ एक हॉबी जरूर फॉलो करिएगा, और पढ़ाई तो खैर करनी है, इट गोज विदाउट सेइंग। फिर आते हैं कुछ मिथ्स आते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप किताब खोल के 12 घंटे बैठ गए, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे तो अच्छा कि आप 4-5 घंटे पढ़ ले विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। सो क्वालिटी पे जरूर फोकस करिएगा, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा मत करिए किसी दिन तो मतलब बस मैंने 13-14 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन अब 2-3 दिन पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं मैं। सो कुछ दिन होते हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, स्ट्रेस मत लीजिए, सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है। आप जाके एंजॉय करिए, ब्रेक लीजिए, ठीक है। और मैंने एक चीज ये ऑब्जर्व करी थी कि खुद के साथ जब मैं डीमोटिवेट होता था, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, आधे घंटे का वीडियो देखेगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए मोटिवेट रहेंगे, बट मोटिवेशन में बहुत एक ट्रांजिएंट फीलिंग है, ठीक है। तो आप डिसिप्लिन पे फोकस करिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, आप उसको फॉलो करेंगे। सो देयर इज नो बिगर मोटिवेशन देन बीइंग एबल टू अचीव योर डेली टारगेट्स, ठीक है, सेट बाय योर ओन सेल्फ। और डिसिप्लिन से ज्यादा बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं और उससे ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। मेरे साथ नेगेटिविटी आती थी, कई बार आपको लगता था कि आपके बाकी दोस्त हैं, उनकी जॉब लग गई, किसी के प्रमोशन हो रहे हैं, किसी ने कार खरीद ली, किसी ने कुछ और प्रोग्रेस की लाइफ में, आपको लगता है कि क्या मैं पीछे रह गया, ठीक है, या ये एग्जाम होगा नहीं होगा, इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतने कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ये नेगेटिव फीलिंग मुझे तब आती थी जब मैं पढ़ नहीं पा रहा था, या मैं अपने डेली टारगेट्स अचीव कर पा रहा था, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता मुझे बहुत खुशी होती, या डेली टारगेट्स अचीव करता तो बहुत खुशी होती, और तब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। सो एक डिसिप्लिन इनकलकेट करिए खुद में, और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए कि जब वो टाइम टेबल बनाएंगे रियलिस्टिक, और जब उसको काटेंगे इस चीज को कि हाँ 5 चीजें करनी थी, 5 की 5 हो गई, तो आपको जो खुशी देगा, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा वो, और जो एक पॉजिटिविटी देगा, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा अपनी मेंटल सैनिटी भी मेंटेन करने में और इस प्रोसेस को भी एंजॉय करने में। एंड आखिरी पॉइंट जिसपे मैं आना चाह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को प्लीज एंजॉय करिएगा, ठीक है, कि बड़ी इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है, ठीक है, इस प्रिपरेशन को एंजॉय करिए, इसको एज अ पनिशमेंट अगर ले गए, कहाँ फंस गया मैं, अगर आपके दिमाग में कभी भी जरा सा ऐसा आने लगी फीलिंग हल्की सी भी, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, ये प्रिपरेशन एक सजा सी बन जाएगी, तो वो मत बनने दीजिए, एंजॉय योर प्रिपरेशन, ठीक है, पढ़िए भी, हेल्थ का भी ध्यान रखिए, कुछ एक हॉबी भी थोड़ी साइड बाय साइड करिए, ठीक है, एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से करिएगा। हमारा फोकस होना चाहिए एग्जाम हम क्लियर कर सके जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो उस जो एक है मतलब जिसे कहते हैं कि चिड़िया की आंख से नजर नहीं हटनी चाहिए, तो अपने एम को मत भूलिएगा और उस हिसाब से प्रिपरेशन करिएगा। एंड आई विश यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक, एंड होपफुली आप सभी का इसी अटेम्प्ट में 2024 के एग्जाम में, जो 2024 में दे रहे, इसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको आपकी चॉइस की सर्विस मिलेगी। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।